अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ख़वातीन व हज़रात। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मुझे कहते हैं हंसने लियाकत। और मैं हूँ गज़ल अमान। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मौसम जो है पिछले दिनों में कुछ ख़राब था, आज जो है वो 50-50 है। बस सुबह उठो तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश होने वाली है। जब ट्रेवल करो ऑफिस के लिए तो धूप निकल आती हो, ऐसा लगता है अब ये वक्त आ गया कि हम बारिश ना होने को सेलिब्रेट करते हैं। Exactly, एक वक्त ऐसा था कि हम बारिश होने का इंतजार करते थे, अब ना होने को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि बारिश जितनी जहमत बनकर लोगों पर आई है उसके बाद अब बहुत कम लोग तवक्को करते हैं। शायद जहाँ पर सैलाब नहीं आया वहाँ पर ये ज़्यादा तवक्को की जाती है कि मौसम थोड़ा सुहाना हो जाए, लेकिन जितने लोग इस चीज़ से इफेक्ट होते हैं उनके लिए जहमत ही है। स्टोरीज़ का आगाज़ करते हैं। जो ट्रेंडिंग स्टोरीज़ हैं हमारे पास, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़्यादा देर तक फ़ोन यूज़ करने के क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि ज़्यादा देर तक फ़ोन देखने की वजह से नौजवान फालिज का शिकार हो गया। और एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये वाकया सामने आया कि चीन में एक नौजवान लड़का तवील अरसे तक मोबाइल फ़ोन देखते हुए गर्दन झुकाए रखने की वजह से फालिज का शिकार हो गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे फौजियान से ताल्लुक़ रखने वाली और यूनिवर्सिटी के 19 साल तालिब इल्म की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने उनका जो खून था वो जम गया था। जमने का उनका मसला पैदा हो गया उनकी गर्दन में, जिसकी वजह से उनको ये फालिज का अटैक हुआ और फालिज के शिकार हो गए। और तिबी माहिरीन इस वाक़े को टेक्स्ट नेक या फिर आप ये कहें कि गैर मुनासिब गर्दन की पोजीशन के संगीन नताइज के तौर पर देख रहे हैं। और नौजवान ने बहुत लंबे अरसे तक मोबाइल इस्तेमाल करते हुए अपनी गर्दन को झुकाए रखा। इवन मतलब ये नहीं है कि हर वक्त वो यूज़ करते हुए, मतलब उसने जब जब फ़ोन यूज़ किया तब उसने अपनी गर्दन को झुकाए रखा, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि उसका खून जो था वो जम गया और फिर गर्दन में खून की रगों में जो रुकावट है वो पैदा हो गई, जिसके बाइस रीढ़ की जो रगें होती हैं उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें उनका खून जम गया और वो फालिज का शिकार हो गए। और खुशकिस्मती से इस खून के जमे हुए टुकड़े को ऑपरेशन के जरिए हटा भी दिया गया है और अब नौजवान बहाली के मराहिल से गुजर रहा है। बिल्कुल ऐसी है गजल। और जो स्टोरी गजल ने आपको बताई है, इस हवाले से हमने एक पूरा सेगमेंट किया था यूट्यूब पे। वो सेगमेंट मौजूद है कि किस तरह से आप अपने बॉडी पोस्चर को रख सकते हैं। और फिर ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है, देखिए आपका पोस्चर बड़ा ख़राब हो जाता है। आपने अगर मोबाइल इस्तेमाल भी करना, लेट सपोज मैंने टेबल में मोबाइल इस्तेमाल करना, तो मैं दोनों बाजू इस तरह रखूंगा और नीचे मुड़ के देखता रहूंगा, और इसमें मेरी बॉडी का पोस्चर भी खराब होता है और मेरी आंखें भी खराब होती हैं। और इस वजह से भी नौजवानों में ज्यादातर मसले मसाइल हो रहे हैं। फालिज का तो इन्होंने जिक्र कर दिया, लेकिन दिल के मसले मसाइल हैं, कमर के आपके मसाइल हो जाते हैं, स्टिफनेस सी आ जाती है आपकी लोअर बैक में। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे होता है कि जब आप मुसलसल ऐसे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आप मुसलसल ऐसे झुकाव में रहते हैं, जिसकी वजह से ना आपकी कमर में भी काफी स्टिफनेस सी हो जाती है। ऐसे खवातीन हज़रात, सो आपको एहतियात बरतनी है और आपको जो मोबाइल का यूजेज है इसको या तो कम करना है, और इसके कोई औकातकार होने चाहिए कि इन औकात में इस वक्त में हमने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, इसके अलावा हमने मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना। ख़वातीन हज़रात आगे बढ़ते हैं। और वैसे मच्छरों से गज़ल की मोहब्बत बड़ी शानदार है और ये मच्छर के हवाले से हमें स्टोरीज़ भी बताती रहती है। मच्छर किस किस्म के होते हैं, कितनी अक़साम होती हैं, इस हवाले से भी इन्होंने हमें स्टोरीज़ बताई। लेकिन आज मैं इनसे ये सवाल करूंगा कि क्या आपको मच्छर ज़्यादा काटते हैं? हाँ, क्योंकि मुझे मच्छरों से मोहब्बत ही इसीलिए कि मुझे ज़्यादा काटते हैं। हाँ, मैं आज आपको कभी कभार बहुत ज़्यादा काटते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि उनको मार देती हूँ ना। बिल्कुल ऐसी है। और गज़ल को भी अगर मच्छर ज़्यादा काटते हैं तो आज मुझे बताना पड़ेगा कि मच्छर क्यों ज़्यादा काटते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसका गज़ल इनको मच्छर ज़्यादा काटते हैं, और ये क्यों ज़्यादा काटते हैं इसके हवाले से साइंसी वजूहात सामने आई हैं। उनमें से एक ये है कि जिस्म से जो खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, वो मच्छर दूर से इंसान को सांस के ज़रिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको पहचान लेते हैं। और जो लोग ज़्यादा सांस लेते हैं, मसलन जिनका जिस्मानी तौर पर जो बड़े होते हैं, जिस तरह हामला ख़वातीन हैं या फिर वर्जिश करने वाले लोग हैं, वो मच्छरों को ज़्यादा मुतवज्जो करते हैं। दूसरा इसकी वजह यह है कि जिस्म की जो आपकी बू होती है या फिर पसीने के केमिकल्स होते हैं, इंसानी पसीने की अगर बात की जाए तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, इमोनिया जैसे मुरक्कबात होते हैं। कुछ अफराद के जिनियाती तौर पर ये केमिकल ज़्यादा होते हैं, जिससे वो मच्छरों के लिए ज़्यादा पुरकशिश बन जाते हैं। तीसरा आपका ब्लड ग्रुप भी है कि ब्लड ग्रुप भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है। तहकीक के मुताबिक जो ओ ग्रुप के लोग हैं, जिस तरह मैं हूँ, उनको मच्छर ज़्यादा काटते हैं, जबकि ए ग्रुप वाले जो ग्रुप हैं उनको मच्छर निस्बतन थोड़े से कम काटते हैं। अगर जिस्म के दर्जा हरारत और गर्मी की बात करें तो वो भी एक वजह है। मच्छर हरारत को भी महसूस करते हैं। जो लोग जिस्मानी तौर पर ज़्यादा गर्म होते हैं उन पर मच्छर ज़्यादा आते हैं। और आखिर में कपड़ों का रंग भी मच्छरों को अट्रैक्ट करता है, ये मैंने नोट किया है। मच्छर ख़ास तौर पर स्याह, नीला और सुर्ख रंग के कपड़ों को की तरफ ज़्यादा खींचे चले आते हैं, वो उनकी तवज्जो का ज़्यादा मरकज़ बनते हैं। जबकि सफ़ेद या फिर हल्के रंग का जो कपड़ा है
उसमें निस्बतन मच्छर कम आते हैं। सो अगर आप मच्छरों से बचना चाहते हैं, आपको मॉस्किटो वगैरह तो लगाना पड़ेगा, लेकिन आज हमारी ये वीडियो है, ये आप अपने पास सेव रखें। तो हमने सारे एस्पेक्ट्स आपको बता दिए, साइंसी से लेके कपड़ों तक कि आप किस तरह से मच्छर से बच सकते हैं। अच्छा, अब ये तो आपने बताया ना मॉस्किटो के हवाले से, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे रिलेट करती हैं, जैसे कि जो आपने ब्लड ग्रुप बताया उस हवाले से भी, सेकेंडली आपने ये बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली चीज़ें होती हैं उससे भी, और रंग की जो आपने बात की है ना वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरी दादी हुआ करती थी, वो क्या करती थी कि अक्सर ना तेल नहीं होता जो कड़वा तेल, वो कहती थी कि जब आप रात को सो तो अपने हाथों और पाँव पे वो लगा के सो, उससे भी है कि मच्छर दूर भाग जाता है। एग्जैक्टली, वो देसी घर का मॉस्किटो था। तो अभी मैं कभी कभार वो भी टोटका अपना लेती हूँ घर में जब होती हूँ कि मैं तेल अपने बाजू पे भी और पाँव पे भी लगा के सो जाती हूँ ताकि मुझे मच्छर थोड़े से कम काटें। तो ये भी एक तरीका है, उससे भी आप बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मच्छरों की स्टोरी तो मैडम ने पूरी एक्सप्लेन की है। जी हाँ, हालांकि नहीं कहती हैं। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर की बात करते हैं, हैदर अली की, जिनके ऊपर ये एलिगेशन था रेप केस के रिलेटेड। तो अब वो ख़त्म हो गया है क्योंकि मैनचेस्टर पुलिस ने मुबैना रेप केस खारिज कर दिया है, और ज़राए के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ रेप केस के नाकाफ़ी शवाहिद मिले हैं। कोई शवाहिद इतने ज़्यादा नहीं थे जिसकी बुनियाद पर यह केस उनका खारिज हो गया। और पाकिस्तानी क्रिकेटर को रेप के इल्ज़ाम से बरी होने के बाद आइंदा, मतलब आप ये कहें कि अब से कुछ घंटों बाद ही उनका पासपोर्ट भी बन जाएगा, और इस मुबैना रेप केस ख़त्म होने के बाद हैदर आज़ादाना तौर पर बरतानिया आ भी सकेंगे और जा भी सकेंगे। और बरतानवी पुलिस ने हैदर अली के खिलाफ तहकीकात के लिए इजाफी वक्त मांगा था। पहले उनको हिरासत में लिया था, फिर उनके बाद उनको जमानत पर रिहा किया था, फिर इजाफी वक्त लिया जिस पर तहकीकात हुई, और कोई उनके खिलाफ उस तरह के शवाहिद सच नहीं मिले। लेकिन वो क्रिकेटर के खिलाफ ज़ाहिर है उस तरह से सबूत भी साबित नहीं हो सके। आपको ये भी याद होना चाहिए कि हैदर अली को पुलिस ने एक लड़की की तरफ से रेप के इल्ज़ामात आयद किए जाने के 2 हफ्ते बाद ही गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल ऐसी है हैदर अली, आपको मुबारकबाद हो हमारी तरफ से भी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें आपकी मावनत भी की। इस हवाले से एक ट्वीट भी सामने आई थी। नॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामलात को छुपाता है, लेकिन उसने जब ये पब्लिकली सामने लाया तो लोगों का एक सेंटीमेंट भी था जो आपके हक पे भी था, आपके खिलाफ भी था। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जो आपकी क्रिकेट है उसको इससे फ़र्क ना पड़े, और आपका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आप वापस आ जाएं, और उसके साथ साथ जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट थी या फिर आपकी जो लीग क्रिकेट थी वो वापस जल्दी से बहाल हो जाए। ख़वातीन आज़ाद, अब इन्होंने क्रिकेट की बात कर दी तो मैं भी क्रिकेट की बात करता हूँ। क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा सामने आया है। जिम्बाब्वे के लिए एक तारीखी लम्हा है, और ये पाकिस्तान के लिए भी है। मायनाज खिलाड़ी सिकंदर रजा, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है लेकिन वो खेलते जिम्बाब्वे के लिए, और उनकी उम्र है 39 साल। वो आईसीसी के वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बनने का एजाज़ उन्होंने अपने नाम कर लिया। ये संगमील जिम्बाब्वे के क्रिकेट के लिए बेहद फ़ख्र का लम्हा है, क्योंकि इससे अगर कबल बात की जाए तो किसी भी जिम्बाब्वियन खिलाड़ी ने आलमी सतह पर यह मकाम हासिल नहीं किया। जिम्बाब्वे को श्रीलंका के खिलाफ हालिया एक रोज़ा सीरीज़ में 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन सीरीज़ में सिकंदर रजा की बदौलत टीम ने बेहतर मुकाबला किया और सिकंदर ने आईसीसी रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में सरफहरिस्त 10 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना पाया। ताहम अगर सलमान अली आगा की बात की जाए तो वो ऑलराउंडर्स कैटेगरी में 22वें नंबर पर हैं। सो सिकंदर रजा जिम्बाब्वे की जानिब से खेलते हैं, उनकी जानिब से खेलते हैं, वो नंबर 1 ऑलराउंडर बने। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन इस वजह से है कि पाकिस्तान बॉर्न है, पाकिस्तान में उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली और सियालकोट से उनका ताल्लुक है और लाहौर कलंदर के वो प्लेयर हैं। एग्जैक्टली, और अभी जो उन्होंने हालिया श्रीलंका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और पाकिस्तान को एक्नॉलेज भी बहुत करते हैं, मतलब वो अपने पाकिस्तानी होने पे भी उनको फख्र है। एग्जैक्टली, ऐसा होना भी चाहिए। आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो। लेकिन बाबर और रिजवान की बात करें तो वो तो नजुली का शिकार और इसके मैं आपको एक और बात बताऊं, गजल की अगर क्रिकेट की बात हो रही है तो इसके अलावा एंडी फ्लावर थे, ग्रैंड फ्लावर थे, ब्रेंडन टेलर थे, बहुत ऐसे प्लेयर्स जिम्बाब्वे ने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, लेकिन कोई भी इस पोजीशन पे नहीं आ सका, रैंकिंग पर नहीं आया। ये अभी इनकी कौन सी पोजीशन है? इन्होंने ये नंबर 1 ऑलराउंडर है। नंबर 1 ऑलराउंडर इससे पहले नहीं, इससे पहले कोई और खिलाड़ी थे, लेकिन ये है कि शायद मोहम्मद नबी हूं, मैंने ऑलराउंडर की कैटेगरी चेक नहीं की, लेकिन ये है कि नंबर 1 ऑलराउंडर हैं ओडीआई क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट जो 50 ओवर है उसमें। अच्छा जी, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस वजह से इनकी ये पोजीशन है। आपको मुबारक हो और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये इस तरह से बरकरार भी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आपको इंडिया लिए चलते हैं और इंडिया में एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करनी है। अच्छी भी आप कह सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जिस तरह से आप इसको एनालाइज करें। पहले स्टोरी सुन लीजिए। भारत में महबूबा के फोन कॉल ना उठाने पर आशिक ने पूरे गाँव की बिजली को काट दिया।
मोहब्बत अंधी तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अंधी होती है, ये मैं अब इन स्टोरीज के बाद देख रही हूँ। मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर बैठता है, और इसकी एक मिसाल अनोखी सी यही है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये वीडियो, जिसने सार्फिन को काफ़ी हैरान किया, महसूस भी किया। वायरल वीडियो में वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है कि एक नौजवान बड़े प्लेयर्स, यानी कि आप ये कहें कि ये जो प्लास वगैरह होता है, जिसको आसान अल्फाज में मैं कहूँ, तो उसके साथ बिजली के खंबे पर वो चढ़ता है और चंद लम्हों में वो तमाम जो तारे हैं वो काट देता है, जिसके मुबैना तौर पर उसकी महबूबा के गांव की बिजली भी मुअत्तल हो जाती है। बदला ले लिया उसने। और रिपोर्ट्स ये बताती है कि नौजवान इसलिए बरहम था, गुस्से में था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी और लाइन मुसलसल मसरूफ़ हो रही थी, और बातचीत के ज़रिए मसला हल करने के बजाय नौजवान ने जज्बात में आकर पूरे गांव की बिजली को काट दिया। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है और मीम्स का मौजू भी बन गई है। मीम्स का तूफ़ान आया हुआ है, क्योंकि कुछ सार्फिन ने इसे असली फिल्मी आशिक करार दिया है, जबकि दूसरे लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से पावर को कट कर देना एक नई सतह पर मतलब पहुँचा दिया है उसने। और एक सारिफ ने यह भी लिखा कि भाई को चाहिए कि हॉलीवुड फिल्में जो है वो थोड़ा सा कम देखा करें, क्योंकि उनको नुकसान भी हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़वातीन और हज़रात, एक स्टोरी ये इंडिया वाली है, दूसरी है हसन जायद की और सामिया हिजाब की। वो स्टोरी भी आपके सामने है कि किस तरह से एक लड़का मरी जा रहा था, लेकिन लड़की ने फिर मीडिया में आके अपनी स्टोरी बताई। अब वैसे उस स्टोरी के डिफरेंट डायमेंशंस हमारे सामने आ रहे हैं। सो ये इस तरह की स्टोरीज़ हैं जो कि पाकिस्तान से भी आती हैं और भारत से भी आती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। और अगर हमारे पास वक्त होता तो वो स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर करते, लेकिन ख़वातीन हज़रात, इनके पास अगर स्टोरी थी इंडिया वाली तो मेरे पास भी थी, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है। इंशाल्लाह कल उस स्टोरी को हम उसके साथ आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे। दरिया सिंध में सेवन के मकाम पर तुगयानी की वजह से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 40 से ज़ायद देहात पानी में बह गए, माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरिया सिंध के करीब जो मकीन है उनको घर खाली करने की हिदायत कर दी गई है। लोगों की नकल मकानी जारी है। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं। फ्लड कंट्रोल रूम का कहना है कि अप स्ट्रीम पर पानी की आमद 2,66,804 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। डाउन स्ट्रीम पर 2,37,999 क्यूसिक पानी का इखराज हुआ। 24 घंटों में अप स्ट्रीम में 7,040 क्यूसिक की कमी की गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सक्खर और गुड्डू पर पानी पहुंचने के बाद प्लान पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कच्चे के इलाके में 14,000 से ज़ायद लोग रिहाइश पजीर हैं, जिनकी मुंतकिली के हवाले से भी बातें हो रही हैं। एग्जैक्टली, वक्तन फवक्तन जो भी सूरत हाल डेवलप हो रही है डेली बेसिस पे हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होते हैं डिफरेंट सिटीज़ से। तो अभी सबसे पहले हम रुक करते हैं मुल्तान का, जहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन दिलजेब आकाश। दिलजेब बताएगा, मुल्तान के हवाले से काफ़ी ख़तरे का खदशा जाहिर किया जा रहा था और क्या कहा जा रहा था कि भारत की जानिब से जब मज़ीद अब पानी छोड़ने का भी अंदेशा है, जिस वजह से मुल्तान डूबने का भी खतरा है। और मरियम नवाज साहिबा ने भी कल मुल्तान का दौरा किया था और जहां पर लोग काफ़ी खुश नज़र आए उनको देखकर, और मरियम नवाज ने खुद भी लोगों को रेस्क्यू किया। अभी की क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया। मुल्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है वो दिन मुसलसल जो है पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। पहले तो आपकी चीज बताता चलूं, क्लियर कर चलूं कि यहाँ पर जो है वो पानी का जो गुजराव है वो क्यूसिक वाला वो कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर मुल्तान में एक देसी तरीका है जो पानी की सतह को नाप के बताते हैं कि पानी इतना है, वो गेज है। तो गेज की बात करें, जो कल गेज थी 412 फीट पे थी, और अब जो गेज है वो 413 फीट से ऊपर चली गई है। इस वक्त जो मुल्तान की मुख्तलिफ बस्तियां हैं उनमें पानी आ चुका है। लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लोगों को रेस्क्यू करके जो है वो जो फ्लड रिलीफ कैंप है वहां पर जो है उन्हें रिहाइश भी रखा गया है। और इस वक्त जो खास तौर पर जो बस्तियां हैं, जिसमें बस्ती चाड़, बस्ती झील, बस्ती मोरासी, बस्ती लोथड़, नई बस्ती, बस्ती मोचीवाला, जलालाबाद, मोहम्मदपुर घोटा, नूराबाद, हरमोट, लंगड़ियाल और कासिम बेला की ये बस्तियां वो हैं जो मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। इस वक्त भी मुल्तान में जो पानी की सतह है दरिया चनाब हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर बढ़ती जा रही है। जो ब्रिजिंग पॉइंट बनाए गए हैं वो
दोनों तरफ से 3 किलोमीटर के वो बंद किए हुए हैं। उनका जो ट्रैफिक की आमद रफ्त है बिल्कुल क्लोज की हुई है, और पुलिस की और दीगर जो फोर्सेज में भारी नफरी मौजूद है। और कहा जा रहा है कि जैसे ही 417 पर अगर ये गेज जाती है तो नाजुक तरीन सूरत हाल है। कमेटी बैठेगी, कमेटी जो फैसला करेगी किसको। सही हो गया। और ये जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है दिलजेब, ये बताइएगा, कल भी हमने आपसे बात की थी, जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं जहां पे लोग रिहाइश पजीर हैं, इनकी फैसिलिटीज कैसी हैं? क्या लोग वहां पे मुतमईन हैं और लोगों को जरूरियात जिंदगी की तमाम तर चीजें मिल रही हैं? अच्छा स्नैन, बात इस तरह है कि मैं रात को तकरीबन कोई 12-1 बजे तक फील्ड में था। तो मैंने बस्तियां जो विजिट किए ना, इंतजामिया की सिटी में जो बनाई गई है ना, वो 6 बस्तियां बनाई गई हैं जी, जिसमें से अगर बात की जाए तो कईयों में लाइट नहीं है, और कईयों में जो है वो पानी की सूरत हाल जो है बिल्कुल नहीं है। लोग परेशान है। खाने की जो है वो खाना मिल तो रहा है, लेकिन वो कहते हैं खाना टाइम पर नहीं मिलता। और दूसरी जानिब जो इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे निजाम किया गया है, तारें बिखरी पड़ी हैं, जोड़ उनके जो है वो खुले हैं, और टेपों से शॉपिंग बैग से उनको तारों को जो है वो कवर किया अच्छा गया है। दिलजेब, मुझे ये भी बताएं कि हमें तो सब अच्छे की रिपोर्ट हम मीडिया पर सुन रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं लोग कहते हैं कि नहीं सब कुछ है, वहाँ पे रिलीफ कैंप्स भी कायम हैं, तमाम तर सहूलियात भी लोगों को दी जा रही हैं। लोग खुद भी क्या मुंतकिल होना चाह रहे हैं? क्योंकि कल तक यही खबरें आ रही थी कि लोग मुंतकिल भी नहीं होना चाहते एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि सहूलियात की वजह से ही। अच्छा मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने 3,50,000 के करीब जो है लोग रेस्क्यू किए हैं, जबकि इन कैंपों में जो है वो 7 से 8,000 लोग जो है मुल्तान सिटी में है, जो इन्होंने कैंप्स में रखे हुए हैं। बकाया ये कहते हैं कि जो है वो अपने जो अजीजो वकार है वहां शिफ्ट हो गए हैं। अब इतनी आबादी में कोई इनके फिगर भी इनकी जो है वो उसमें नहीं है। बकाया इस वक्त जो सिस्टम है, जो कैंप लगाए गए हैं, यहाँ पे लाइट जो है वो उसका कोई पता नहीं है, जब मर्जी इनकी लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद लास्टली मुझे क्विकली बताइएगा कि मरियम नवाज मुल्तान आई थी तो क्या उन्होंने रिलीफ कैंप का भी दौरा किया? जी, जब रिलीफ कैंप का दौरा करवाया गया है तो वो जारी बात है, जब वहीं यहाँ मुल्तान की सड़कें भी बन गई थी, मुल्तान में जो चीजें थी, जो कमियां थी वो पूरी कर ली गई थी, और जब रिलीफ कैंप का दौरा कराया गया तो उन्हें सब कुछ सही दिखाया गया। सही। थैंक यू सो मच दिलजेब, आप हमारे साथ मौजूद थे और सिचुएशन कर रहे थे। अब चलते हैं सखर, जहां से हमें ज्वाइन कर लिया है पराग शर्मा ने। थैंक यू फॉर योर टाइम। पराग, सबसे पहले तो ये बताएं कि गुड्डू बैराज और सखर बैराज की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि कहा जा रहा था आज 4 अगस्त है, सितंबर है, 4 और 5 के जो दिन थे ये काफी खतरनाक थे कि यहाँ से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त में जो सिंध की बैराजों से जो सुपर फ्लड का खतरा था वो बिल्कुल टल गया है। टिमू पर इस वक्त 24 घंटे में 1 लाख क्यूसेक पानी कम हो गया। टिमू पर इस वक्त पानी का जो बहाव है 3,65,000 क्यूसेक से कम होकर 2,65,000 क्यूसेक तक पहुंच गए, और टिमू से निकलने वाला जो बड़ा रेला है आज 4 सितंबर तक पंजनत तक पहुंच जाएगा, और जो गुड्डू बैराज पर पानी का जो बड़ा रेला है 6 सितंबर तक पहुंचने का इम्कान है। माहिरीन आपाशी का मुताबिक गुड्डू बैराज पर 6 लाख क्यूसेक तक पानी पहुंचने का इम्कान है, और मजीद जो आपाशी के जो माहिर हैं उनका कहना है कि जो बैराजों पर पानी की सतह कम होने के बाद सिंध के बैराजों से सुपर फ्लड का जो इंतहाई बड़ा सैलाब का जो खतरा था वो इस वक्त टल चुका है। और इस वक्त जो तीनों बैराजों की जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि इस वक्त गुड्डू बैराज पर जो अप स्ट्रीम है 3,37,771 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया, और जबकि सखर बैराज पर जो अप स्ट्रीम बहाव है 3,30,800 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो कोटड़ी बैराज है उस पर अप स्ट्रीम। ठीक हो गया। अच्छा पराग, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने तमाम तर डिटेल्स से हमें आगाह किया। अभी जब हम पंजाब में बात कर रहे थे तो वहाँ पे इंतजामात तो हुए, लेकिन उन इंतजामात से भी हमारे रिपोर्टर कम से कम मुतमईन नहीं थे, वहाँ पे खराबियां बहुत सारी हैं। अब अगर सिंध की बात की जाए, सक्कर एक एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से किस तरह के इंतजामात हैं, रिलीफ कैंप्स हैं, आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? हाँ, इसके हवाले से अगर मैं आपको बता दूं तो सिंध हुकूमत ने जो है इंतजाम अच्छे किए हैं, क्योंकि जो कच्चे के रिहाइश पजीर जो लोग थे उनको महफूज मकामात पर शिफ्ट करने का जो अमल है गुज़िश्ता 2 रोज से जारी है, और तकरीबन जो सखर डिवीजन में है। अच्छा पराग, मुझे जल्दी से ये भी बता दें कि ये जो आप बता रहे थे कि गुड्डू बैराज पर अभी खतरा टल गया है, तो किस तरह के हिफाजती इक़दाम वहां पर किए गए हैं?
अच्छा, वहाँ पर जो है इस वक्त जो इंतजाम की जो तैयारी है सिंध हुकूमत से तो पूरी की गई है, लेकिन जो पानी है वो इस लेवल पर जो सैलाब का जो बड़ा रेला है वो नहीं होता, क्योंकि 24 अगस्त को भी जो है तकरीबन 5,43,000 का जो बड़ा जो सैलाबी रेला है वो गुजर चुका है। तो उस टाइम भी कच्चे में इतने खास नुकसान नहीं हुए। तो ठीक हो गया, इस वक्त ठीक हो गया पराग, थैंक यू सो मच फॉर बड़ी जॉइनिंग अस। आपने हमें आगाह कर के हवाले से अब थोड़ा सा हैदराबाद का रुख करते हैं। हैदराबाद की सिटी का बड़ा चर्चा होता है, कराची के बाद सबसे मुनज़्ज़म सिटी अगर सिंध की कहा जाए तो हैदराबाद है। वहाँ से अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हैदराबाद की सूरत हाल बताइएगा, वहाँ पे सैलाबी रेले के क्या खदशात हैं और उसके साथ साथ इंतजामिया क्या कुछ कर रही है? देखिए जी, बिल्कुल मुल्क भर में जहाँ इस वक्त अभी सैलाबी सूरत हाल है, तो वहीं हैदराबाद का जो कोटरी बैराज है, तो वहाँ की भी अभी सूरत हाल कुछ इस तरह की है, क्योंकि 2 रोज कबल जो है वो पानी में कमी रिकॉर्ड की गई है और आज भी जो है वो कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड हुई है। 24 घंटे के दौरान कोटरी बैराज अब स्ट्रीम पर जो पानी की आमद है वो 18,118 क्यूसिक की कमी हुई है, जबकि कोटरी बैराज पर जो है वो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल अभी भी बरकरार है। और कोटरी बैराज अब स्ट्रीम पर पानी की आमद 2,48,680 क्यूसिक है कंट्रोल रूम के मुताबिक। और जबकि मैं आपको बता अच्छा, ये भी बताएं अली, जिस तरह से आपने कहा कि कोटरी बैराज पे तो पहले से ही खदशा जाहिर किया जा रहा था, वहां पर कोई खातिर खा अभी तक इंतजाम आप बता रहे नहीं हुए, तो हमने देखा है जो हैदराबाद है वहां पर हमेशा से फराहमी और निकासी आपके जितने भी इंतजाम होते हैं वो थोड़े से नाकिस रहे हैं, तो क्या कोई ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह या फिर पंपिंग स्टेशन के हवाले से काम किया गया? देखिए गजल, मैं आपको बताऊं, ये हैदराबाद जो है इसके साथ तो वैसे भी सुतेली माँ वाला सलूक किया जाता है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ना। बारिशें हो या कोई इसी तरह की सूरत हाल हो, हैदराबाद हमेशा ही हैदराबाद में जो इंतजाम होने चाहिए उस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते। जबकि अभी बारिश हुई थी उसमें भी कोई इंतजाम नहीं थे। फ्लड के हवाले से आप देखें, जबकि लोगों को ये मुंतकिल करने के लिए ऐलानत कर रहे हैं कि आप जो है ये कहीं और मुंतकिल हो जाएंगी, जगह छोड़ दें क्योंकि सैलाब का खदशा है। जबकि एनडीएमए के मुताबिक जो है वो कोटरी बैराज में 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 लाख से 10 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्का है। ठीक हो गया अब्बास अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्बास हैदराबाद से मौजूद थे जो कि हैदराबाद की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, ये थी सैलाबी सूरत हाल, जो कि सैलाबी रेले इस वक्त मुल्तान और मुल्तान से होते हुए सिंध में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह करे कि जितने भी लोग सिंध में हैं वो महफूज रहें और उनकी जो मुंतकिली है वो महफूज मकामात तक ज़रूर पहुँचे। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिली क्या? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में क्या हलचल चल रही है, क्योंकि हम बात करेंगे जो इस वक्त दौरा है चीन का जो किया हुआ है वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल साहब ने भी, जिसको लेकर दुनिया इस वक्त काफ़ी हैरान है। या फिर मैं स्पेशली बात करूं इंडिया की, तो वो काफ़ी वहाँ पर हिट हो रहा है, क्योंकि बीजिंग में दुनिया के ताकतवर रहनुमा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और बीजिंग परेड में चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, में बात कर रही हूँ शहबाज शरीफ साहब की, एक साथ दाखिल होते हैं। और जब भारत को दावत नहीं मिलती तो ज़ाहिर है ये यकीनी तौर पर उनके लिए काफ़ी हिट हो रहा है उनको। ये सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान की सिफारती जीत है? और दूसरी जानिब मोदी की जो वापसी के बाद चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पुतिन की मुलाकात को में किस नज़र से देखा जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि हमारे अंदरूनी मामलात क्या चल रहे हैं, तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर अलीमा खान का ये स्टांस सामने आया है कि वो ये कह रही हैं कि लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के भांजे शारेस की जमानत मंजूर कर ली है, जिस पर सियासी इंतकाम की बहस एक बार फिर तेज भी हो गई है। तो ये कुछ मामलात हैं जिन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, और जिस तरह गजल ने तमाम तर मामला डिस्कस किया, हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए यासिर रशीद मौजूद है, एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। यासिर, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले बीजिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे एशिया के तमाम ताकतवर तरीन रहनुमा हमें एक साथ दिखाई दिए, जिसमें चीन के सदर भी थे, व्लादिमीर पुतिन भी थे, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे। इंडिया का कोई शख्स नहीं था वहाँ पे। तो क्या इसको हम इन रियल सेंस पाकिस्तान की कामयाबी समझ सकते हैं?
अच्छा, अब अगर आप वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन को देखें तो उसके पस मंज़र में आपको इसहाक डार साहब के भी पहले वहाँ के दौरे के हवाले से देखना होगा। फिर जियोपॉलिटिकल अगर पोजीशन को देखा जाए, आप पहले दुनिया भर के अंदर देखिए कि हम किस पोजीशन के अंदर हैं। पिछले 1 साल में किस पोजीशन पे थे और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के बाद यानी मारका हक के बाद हम किस पोजीशन में आए। अभी अगर आप देखें तो ग्लोबली चेंज हो रहा है, यानी चाइना जो है वो एक अलहदा से सेटअप तश्कील दे रहा है अमेरिका के मुकाबले में। जनूबी बहरा चीन वाली अगर आप टेंशन को देखें और फिर मौजूदा मंजरनामे को देखें कि जिस पे आप ये तो देखते हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं। भारत रूस के तेल के कारोबार में उसको फायदा पहुंचा रहा है, जिसे ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग के अंदर ईंधन फूका जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा तेल जो दरामद करता है रशिया से वो चाइना है। अब चाइना को वो उस तरीके से मुतबादिल नहीं समझ रहा या चाइना से वो उस तरह का पंगा नहीं ले रहा जो वो चीजें भारत के साथ करना चाह रहा है। तो भारत को आलमी सतह पे सुबकी का सामना है। वो कितनी देर रहेगा ये ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। ये शतरंज की बिसात ऐसे है कि आज किसी के लिए मामला और है, कल और है। डोनाल्ड ट्रंप की जो जात है वो भी किस वक्त बदल सकती है ये आप भी नहीं मान सकते, और ये एवन के पेंटागन भी इसकी तशरीह नहीं कर सकता और मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम क्यों बनी, पाकिस्तान दुनिया की नजरों में क्यों उभरा, इसको जरा पहले समझने की जरूरत है कि हम बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में इस हद तक कैसे उभर के आ गए कि हमारी तारीफें जो है वो अमेरिका कर रहा है। चाइना के साथ हमारे रवाबित माजी करीब की निस्बत अब ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। रशिया हमारी तारीफें कर रहा है, रशिया हमारे साथ आगे बढ़ने के मौके ढूंढ रहा है। ईरान वो मुल्क है जिसके साथ हमारे तनाज़ात रहे, जिसके साथ हमारी सर्द मोहरी रही और ईरान भारत के साथ जुड़ा रहा। ईरान के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। उनके सदर का दौरा पाकिस्तान एक बड़ी अहमियत का हामिल रहा। तो हमारे पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आ गई है, ये नुस्खा कीमिया हमारे पास कौन सा आ चुका है कि दुनिया भर की नजरें हमारी तरफ है। पहली बात यह है कि जो किरदार डोनाल्ड ट्रंप अदा कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो क्या अदा कर रहे हैं, नोबेल अमन इनाम की ख्वाहिश को लेके दुनिया में जंगों को रुकवाने का किरदार अदा कर रहे हैं। वही किरदार कहीं ना कहीं समहाउ पाकिस्तान ने भी अदा किया। ईरान इजराइल जंग के अंदर भी, खित्ते में दीगर टेंशंस में भी, और फिर अमेरिका की हमने बात मानी जंग को रोकने के हवाले से। जब हमने वो किरदार अदा किया है तो फिर रशिया के मामले पे भी हमने आगे बढ़ के ये बात की कि हम आपके लिए सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। वो समहाउ अमेरिका कबूल करता है, ये नहीं करता, हमें इतनी इंपॉर्टेंस देता है, ये नहीं देता। लेकिन जियोग्राफिकली या जियोपॉलिटिकली हम ऐसी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं जिसके तनाजुर में ये कहा जाए कि हम किसी के लिए नुकसानदेह भी नहीं है और किसी के लिए बहुत फायदामंद भी नहीं। हम दरमियाना रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से हम दोनों ब्लॉक्स के अंदर एडजस्ट हो रहे हैं। चाइना इस बात से कतई नजर कि अमेरिका हमारी तारीफें कर रहा है, चाइना अच्छा यासिर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान दौरा काफी सिग्निफिकेंट भी है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन ग्लोबली मेंटेन हो रही है उस हवाले से भी। लेकिन आपको क्या लगता है जो शहबाज शरीफ साहब की और पुतिन की चीन में मुलाकात को इंडिया ये कैसे देख रहा है, ये कितना बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए? अच्छा, अगर आप ये देखिए, पहले तो देखिए भारत को, भारत के दिफा के जो मंसूबे थे वो किसके साथ थे। भारत में इस वक्त जो दिफाई टेक्नोलॉजी ज्यादातर है वो रशिया से ली गई, लेकिन भारत की एक्सपोर्ट जो ज्यादा होती थी वो अमेरिका को होती थी। लेकिन मौजूदा मंजरनामे में जब ट्रंप को ये मालूम पड़ा कि जहां पे सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी रशिया को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा और उल्टा यूरोप को भुगतना पड़ रहा है, तो यूरोप का एक प्रेशर भी ट्रंप के ऊपर था। इसी वजह से भारत जो है वो उस पोजीशन के अंदर आ चुका है जिस पोजीशन में चाइना नहीं है, क्योंकि जब टैरिफ को आयद किया गया था तो चाइना ने भी वापस टैरिफ आयद किया था, भारत ने भी उसकी देखा देखी टैरिफ आयद कर दिया। अब भारत जो है उसके ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस तो बरकरार रहेंगी, 50% है, वो कहते हैं 75% तक भी ले जाएंगे। बिल्कुल। अब इस ज़मन के अंदर वो पूरे तरीके से अमेरिका से दस्तबरदारी भी इख्तियार नहीं करना चाहता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप एप्पल कंपनी को देख लें, मैन्युफैक्चरिंग उसकी देख लें, आप दीगर कंपनीज देख लें जिनकी इंडस्ट्री चाइना के अंदर लगी हुई थी और उनको राग़ब किया भारत ने कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। फिर दुनिया के बड़े इदारे देख लें और उनकी सरबराही देख लें, भारत के लोग यानी भारतीय नैयाद उसके अंदर मौजूद हैं।
अब वो अमेरिका से कुली तौर पे अलहदगी भी इख्तियार नहीं कर सकता। रशिया ये कहता है कि अगर कुली तौर पे अलहदगी इख्तियार करके मेरा साथ देते हो तो तब मैं ठीक हूं तुम्हारे साथ, लेकिन भारत को दोनों घर खुश रखने, और भारत दोनों घर खुश नहीं रख सकता। ठीक हो गया, भारत दोनों घर एक खुश कुछ नहीं चूज रख करना सकता। आप हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं। यासिर रशीद हमारे साथ होंगे कि जाएगा नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खवातीन आजाद, सियासत के ऊपर बात हो रही थी। इंटरनेशनल सियासत पे तो हम बात कर चुके हैं। यासिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, अब अलीमा खान साहिबा ये कह चुकी हैं कि इमरान खान साहब की अगर सेहत की बात की जाए तो उसके हवाले से सोशल मीडिया पर तमाम खबरें फेक हैं। इमरान खान को अगर थोड़ा सा भी कुछ होगा, ये उनके मुताबिक वो कह रही हैं कि सबसे पहले उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी होगी, उनकी सेहत को लेकर सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है, जो कि सच नहीं है। क्या ये जो अलीमा खान का बयान है इसको दुरुस्त साबित लिया जाए या फिर सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसको दुरुस्त लिया जाए? अच्छा, बेशतर मौक़ों के ऊपर हमने ये देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, जब मुलाकातें रोक दी जाती थी खान साहब से, तो किसी का कोई जब मेल मिलाप नहीं होता था तो उसके बाद खबरें मंजर आम पे आती थी, खान साहब की तबीयत खराब है, खान साहब को जहर दिया जा रहा है, खान साहब को खतरा है, खान साहब को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद नहीं। जब बाद में किसी एक की मुलाकात हो जाती थी तो खबरें मंजर आम पे आती नहीं, खान साहब बड़े हशाश बशाश हैं, पहले से ज्यादा फिट हैं, पहले से ज्यादा पुरएतमाद हैं, पहले से ज्यादा पुररौनक हैं, पहले से ज्यादा वो पैशनेट होके अपने मकसद पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर उनसे जब बारहा ऐसे मौक़ों पे हमने देखा, तो मैंने कई रहनुमा ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं, उनसे पूछता था कि इसकी मंतिक क्या है। यानी आप एक केओस, एक टर्मोइल या एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं और बाद में जाके वो तमाम खबरें रद्द हो जाती हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर भी फर्क आता होगा? तो उनका आगे से जवाब ये था कि जब हम ऐसी बातें करते हैं तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हुकूमत पे प्रेशर पड़ता है और हुकूमत हमारी उनसे मुलाकात करवा देती है। तो ये मुलाकात के बहाने के तौर पे ये सारी बातें, ये तो था माजी। लेकिन हाल की सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ है। एक मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है अदालत के अंदर, जिसको बुनियाद बना के ये सारी बातें चल रही हैं। वो मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है, जब अदालत ने एंडोर्स किया कि आपको ये पेश करना ही पड़ेगी, तो उसमें ये बताया गया कि 2023 से लेके 2025 के मार्च तक बाकायदा तौर पर खान साहब के चेकअप्स होते रहे। एक वक्त बीच में ये आया कि जब खान साहब ने ये कहा कि मेरे कान में मसाइल हैं, मुझे सुनता नहीं है, ये मेरी आवाज गूंजती है, तो उसका एक चेकअप हुआ था। जो इस्लामाबाद के एक डॉक्टर्स थे, उनकी सरबराही के अंदर एक पैनल तश्कील दिया गया, ENT डॉक्टर उसके अंदर शामिल थे। उन्होंने जाके खान साहब का चेकअप किया। तो टाइटेनस कहा जाता है इस बीमारी को, जिसमें आवाज गूंजती है या आपको पलट के आवाज कान के अंदर पड़ती है, और ऐसी सूरत हाल में आपको चक्कर भी आते हैं। तो वो उसके अंदर मेंशन है कि खान साहब को ये बीमारी हुई है। अगर आप बैनुल अक़वामी माहिरीन सेहत को पूछें या उनका तज्जिया पढ़ें या उनके मकाले पढ़ें इस बीमारी के हिसाब से, तो वो आपको ये बताएंगे कि 65 बरस की उम्र में अमूमी तौर पे दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं और उनकी शरह जो है वो 70% के करीब है, जिनको आवाज कम सुनाई देती है, बुजुर्गों को कम सुनाई देती है, आपको करीब होकर बोलना पड़ता है। लेकिन वो तहकीक ये भी बताती है कि जो जिस्मानी तौर पर फिट अफराद होते हैं उनके ऊपर असर इसका कम पड़ता है। तो खान साहब जिस्मानी तौर पे फिट हैं, वो वर्जिश भी करते हैं, जिम का सामान भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो इस वक्त उनकी उम्र जो है वो 72-73 बरस है। अब इस उम्र में किन वजूहात की बुनियाद पे ये हुआ है? इसमें अगर वो वर्जिश करते हैं, जिस्मानी तौर पे फिट है, तो फिर ये वजह क्या? इसकी वजह से आपको अक्सर औकात चक्कर भी आते हैं। अब उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स ये बताती हैं या मेडिकल तज्जियाकार ये बताते हैं, माहिरीन ये बताते हैं कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई डिप्रेशन हो या आपको एंजाइटी हो या आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ हो, या फिर आपको रोशनी चुभ रही हो, या फिर आप जो है वो कुछ दिनों के अंदर अपने स्लीपिंग साइकिल को ठीक करते हैं और फिर खराब कर लेते हैं, या फिर आप जानबूझ के अपनी नींद को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर होता है। आप नहीं मालूम कि खान साहब के साथ ऐसी क्या रूटीन डिस्टर्बेंस देखने में आ रही है, लेकिन ये बात तो है कि खान साहब के साथ एक मसला है समात को लेके या थोड़ा सा बिजनेस को लेके, यानी चक्कर आने को लेके।
अब उसकी सीरियसनेस किस हद तक है, और इसके पीछे फिर बहुत सारी बातें कि बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाएगा या वो होगा, उनको ये सिफारिशात पेश की जा रही हैं या ये उनके सामने बात रखी जा रही है, ये बात की बातें हैं। लेकिन एक चीज तो है कि उनको ये मसला है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ यहाँ भी हल हो सकती है, एक नॉर्मल डॉक्टर से हो सकती है, या माहिर उसके लिए चाहिए होगा, या बैरून मुल्क से इलाज होगा। इस कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं, आप जितनी बना लें, जेन्युइन बना लें, किसी का प्लॉट बहुत अच्छा होगा, किसी का प्लॉट बहुत हल्का होगा, बातें तो होती रहेंगी जब तक। बिल्कुल यासिर, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मुझे अब ये भी बताइएगा कि सजाद दहशतगर्दी अदालत ने जो बानी पीटीआई इमरान खान के जो भांजे हैं शारेस, उनकी भी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। पहले गिरफ्तार करना फिर जमानत देना, पीटीआई के साथ ये कोई आपको नहीं लगता सियासी इंतकाम ही लिया जा रहा है? पहले इन तमाम जमानतों में, गिरफ्तारियों में या इनके फैसले आने में आप पहले ये देखें इसका बैकग्राउंड क्या, टाइमिंग क्या थी उनकी गिरफ्तारी की। उन दिनों में बात ये चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्लान कर रही है एक बड़ी एहतजाजी तहरीक को। उससे पहले उन्होंने 2 तारीखें दी जिसपे 14 अगस्त की बात की, फिर उसके बाद उससे पहले 5 अगस्त की बात थी। लेकिन तहरीक वैसे नहीं चल सकी, ये एक टेस्टर होता है। आप पहले एक बयानात मंजर-ए-आम पे आते हैं कि खान साहब के बेटे आएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, किसी सियासी तहरीक में हिस्सा लेंगे तो गिरफ्तार होंगे बसूरत दीगर। अगर वो सिर्फ मुलाकात के लिए आते हैं तो मुलाकात की इजाजत होगी। ये गिरफ्तारियां जो है ये फैमिली को करने के लिए नहीं होती या उनके मुकदमात बढ़ाने के लिए नहीं होती। ये टैक्टिक्स होते हैं जो हर अखबार में आजमाएंगे। आप प्लस माइनस इसका कर सकते हैं, आप इसके ऊपर बहस मुबाहिसा कर सकते हैं कि भाईजान ये कितने केसेस ठीक थे या कितने केसेस गलत थे। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत देखें, उसके अंदर भी केसेस बनाए गए थे। अब वो केसेस को जेन्युइन किस तरह बनाना है, ये 100 तरीके निकाले जा सकते हैं। सियासतदान जो है, हर पार्टी वर्कर जो है, उसको पकड़ने का रास्ता कहीं ना कहीं से तो मिल सकता है। अब ये बात अलग है कि वो किस हद तक मंजूर नजर है या किस हद तक खामोशी इख्तियार किए हुए है। अब जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो उस वक्त ये पैगामात थे कि उनके साहबजादे पाकिस्तान आ सकते हैं, उस वक्त ये पैगामात थे कि पार्टी के अंदर कुछ हलचल हो रही है, उस वक्त ये पैगामात थे कि रीवैम्पिंग की बातें हो रही हैं, उस वक्त ये भी पैगामात थे कि कुछ ना कुछ पुरानी शख्सियात को भी वापस लाया जाएगा। और उस वक्त ये भी बातें थी कि खान साहब का जो घराना है या उनके जो कजन्स हैं, आपने ये देखा होगा कि उनके कजन्स की भी आपस में नहीं बनती थी, खानदान बिखरा हुआ था। यानी फर्स्ट कजन है, सेकंड कजन है, नियाजी खानदान बहुत बड़ा है और वो नियाजी कबीला जो है वो उससे ज्यादा वसी है। लेकिन खान साहब के जो अजीज व अकारिब थे, नजरियाती इख्तलाफ पाया जाता था उससे। अब इन गिरफ्तारियों के बाद वो जो चीजें थी वो खत्म होना शुरू हो गई, लोग आपस में जुड़ना शुरू हो गए, कबीला आपस में जुड़ना शुरू हो गया था। तो जब ये देखा गया कि कबीला आपस में जुड़ा है तो फिर वहां पे वो गिरफ्तारी को ज्यादा देर तक रखना फायदेमंद नहीं था, तो वो छोड़ दिया गया, रिहाई अमल में आ गई है। जहां तक नीचे पैगाम पहुंचाना था कारकुनान तक, उसकी रिवैम्पिंग तक, तंजीम साजी तक या तंजीम नौ तक, वो रुक गई है। आप देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने कारकुनान अब सड़कों पे निकलते हैं। हाँ, सोशल मीडिया का महाज गर्म है, लेकिन सड़कों वाली जो तहरीक है वो फिल वक्त तो दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल आपने ठीक बातें की है यासिर, यकीनी तौर पर कोई ना कोई तो मजीद पेशरफ जैसे ही होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आप ये कहें कि खवातीन से रिलेटेड और मेरे से भी रिलेटेड, यकीनी तौर पर हसनैन आपसे भी रिलेटेड होगा क्योंकि कुदरती निखरी हुई, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे बहुत सा कुछ पूछना है आज। और चमकदार जल्द किसी का ख्वाब नहीं होता, लेकिन किसका ख्वाब नहीं होता, आई मीन टू से, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमेशा महंगी प्रोडक्ट्स या फिर सैलून ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं या फिर घरेलू खवातीन भी जाती हैं। और लेकिन इसके ऑल्टरनेट बहुत सी चीज़ें होती हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा होती है, सादा स्किन केयर रूटीन होती है, वो किस तरह से मेंटेन की जा सकती है, आज हम इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी, और आज हमारे साथ नईमा राव मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि हम किस तरह से अपने घर में रह के घरेलू नुस्खे या फिर टोटके जिनको कहते हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपनी जिल्द को बेहतर बना सकते हैं। नईमा, थैंक यू सो मच। हो जाएंगे सबसे पहला और आम सवाल यही है कि घर बैठे साफ और निखरी जिल्द किस तरह से हासिल की जा सकती है। हम किसी ब्यूटी सैलून में नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं जा रहे, बल्कि अपने घर में ही बैठ के ये इलाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी सही? जी जी। क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो एक, अच्छा नईमा, एक मिनट, आपसे पहले ना मैंने वो एक मिस कर दिया, कॉल्स अनाउंस करनी थी। कॉलिंग भी अनाउंस कर देते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 051-890-1008
और हमारा दूसरा नंबर है 05126249446। ये दोनों नंबर्स इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जहां पे आप कॉल कर सकते हैं, नईमा से आप पूछ सकते हैं और अपने घर बैठे अपनी जिल्द को बेहतर बना सकते हैं। जी नईमा, आप जवाब दीजिएगा। हाँ जी, आजकल ना जिस तरह का मौसम हो रहा है, तो आप लोगों को पता है कि सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से एक स्किन की अजीब सी इन्फेक्शन का, स्किन जो है, हमारी स्किन और बाल दोनों खुद कश्मकश का शिकार है कि हम ड्राई हैं, हम कॉम्बिनेशन है, या हम ऑयली हैं। क्योंकि स्किन का एक इस तरह का हर किसी का प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे लोगों के मसाइल आ रहे हैं कि आप स्किन से लेके कोई बात करें कि स्किन हमारी अच्छी, ब्राइट और चमकदार, वही जिस तरह पहले बात की हुई है आप लोगों ने, इसी तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना हर स्किन टाइप पे यूज होने वाला एक ऐसा सीरम शेयर करने लगी हूँ कि इंशाल्लाह जिसको मर्द, खवातीन, बच्चे, बड़े हाँ, सब बिल्कुल, इस्तेमाल जिनकी कर सकते ऑयली हैं। स्किन भी है या फिर ड्राई स्किन भी है, उनके लिए बताइएगा। ऑल और टाइप, बिल्कुल ऑल टाइप, ठीक है। उसके अंदर हमने डालना क्या क्या है, लो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ साथ साथ में, अगर आप लोग देख सकें तो। ये है एलोवेरा, ठीक है, ये मैं इसके अंदर रखती हूँ प्लांट में, आप लोग भी इसी तरीके से टिश्यू के अंदर रखा करें। एलोवेरा है, ये नजर आ रहा है? जी 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 जी। हाँ, एलोवेरा है। एलोवेरा के साथ ही जो हमने इसके अंदर सिट्रिक डालना है, एलोवेरा की जेल डालनी है आपने 1 चम्मच, ठीक है। और 1 चम्मच के साथ आपने, ये है आंबा हल्दी, आंबा हल्दी, आंबा ठीक है, हल्दी। बॉइल्ड टर्मरिक बोलते हैं इसको, देखिए थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, ठीक है। सही है। हाँ, 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल लेनी है, 1 चम्मच ही आपने, 1 चुटकी इसके अंदर आपने थोड़ा सा आंबा ऊपर हल्दी। करके जो भी चीज दिखानी है थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइएगा, तो हम आपको फुल पे दिखा रहे हैं ताकि लोग देख भी लें। अच्छा, जी, ऐसे यहाँ पे नजर आ बिल्कुल। रहा है? जी ये बिल्कुल नजर नजर आ आई रहा है, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ, ये यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ये एलोवेरा जेल है, ठीक इस हो गया, तरीके की होती है, ठीक सही है। हो गया। हाँ, 1 चम्मच आप लोगों ने एलोवेरा जेल लेनी है, साथ में 1 चम्मच ही आप लोगों ने लेनी है इसके अंदर अलसी की जेल। ये अलसी है, ये देखिए नजर आ रही, मैं अलसी थोड़ी सी डाल के लेके आई हूँ, सही। नजर आ अच्छा। रहा है? ठीक है ना। अलसी की जेल 1 चम्मच, एलोवेरा जेल 1 चम्मच, 1 चुटकी इसके अंदर से आपने हल्दी की डालनी है, और साथ में सिट्रिक जो आपकी स्किन के पिगमेंट को खत्म करेगा, ये दीजिएगा, सही। ये पिगमेंट को आपके खत्म करेगा, और इसके सिट्रिक का एक नया वर्जन में लेके आई हूँ। तो ये कितने मिनट मुंह पे लगा रहे? लगाए रखे हैं, इसको मैं बता रही हूँ ना। ये आप लोगों ने 4 अंगूर इसके अंदर निचोड़ लेने हैं, ठीक है। अच्छा। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच अलसी की जेल, और इसके अंदर आपने डालनी है 1 चुटकी हल्दी, और 4 अंगूर का रस, वो तकरीबन 1 चम्मच बन जाएगा। इक्वल क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। सही। लोगों ने इसको मिक्स करना है, मिक्स करके वो एक सीरम ऐसा बन जाएगा, जब भी आप लोग हैंड वॉश करो, और देखिए जिस तरह मेरे हाथ पे जेल लगी हुई थी, मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से जेल लगी आप लोगों ने फेस पे, हाथों पे, और पूरे जहां पे भी, जो भी आपका ड्राई एरिया है, जो आपका कॉम्बिनेशन, जो भी स्किन की प्रॉब्लम, ये ऑल टाइप स्किन के लिए। क्योंकि इसके अंदर जो एलोवेरा है और जो हमारी अलसी है, अलसी की जेल, ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है। एक्चुअली इस मौसम में हो ये रहा है कि हम पानी नहीं पी रहे हैं, सभी ठीक नहीं है। पी रहे हैं, हमें जरूरत के मुताबिक इसका पानी कोई पीना साइड चाहिए। इफेक्ट तो नहीं है नईमा आपा? क्योंकि नो, अक्सर नो, नो, लोग नो, एलोवेरा नो, जेल जो यूज करते हैं नेचुरल, जो घरों में होती है पौधों से उतार के, तो वो स्किन पे ईचिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? या फिर हम बाजारी एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं? नहीं, ले सकते हैं बाजारी एलोवेरा जेल, क्योंकि मैं नेचर पे काम करती हूँ। मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है। ये आपने सवाल बीच में अच्छा कर दिया कि बहुत से लोगों का इसमें मसला हल होगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को टिश्यू से निकाल के दिखाया है। जी। ये ऐसे है कि मैं एलोवेरा जो प्लांट लेती हूँ, जैसे ये छोटे प्लांट ही बचे हुए हैं, ठीक है, तो आपने करना ये होता है कि इसको काट के रात को पानी में रख दें, इसका सही। ये वाला हिस्सा उल्टा, ठीक है, पानी में रख दें, इसका येलो पार्ट निकल जाएगा जो एलर्जी करता है एक्चुअली, ठीक है। बाद में इसको फ्रिज में रखें, और फ्रिज में लोग क्या करते हैं कि जेल निकाल के रख लेते हैं। जेल नहीं निकाल के रखनी, इसी फॉर्म में रखें। जब आपको जरूरत हुई, आपने इतना सा पार्ट लिया, ये देखिए, ये इजीली, बड़ा मासूम सा, आराम से टूट जाता है, ये देखें ऐसे। बिल्कुल। और बस आपने इसकी जेल जो है, जेल रिमूव करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से इसकी जेल निकालें। आप ये देखें, ये जेल निकला, ये नजर आ रही है आप लोगों जी को? जी। ये देखिए ना, सही। बगैर लम्स के कितनी ब्यूटीफुल जेल, ये देखिए खुद ब खुद जेल आ रही है आपकी। ये देखिए मेरे हाथ ठीक के हो गया, ऊपर। ये आपने अच्छा किया कि आपने ये तरीका बता दिया। अच्छा, हमारे साथ बिलाल मौजूद है मियां वाली से, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सवाल कीजिएगा अपना। नहीं जी, बिलाल सवाल लाइन नहीं कर ड्रॉप रहे। हो अच्छा, गई है। आप बता रही थी प्लीज नईमा। हाँ, तो मैं ये बता रही है, एलोवेरा जेल जो, फिर ये देखिए जैसा मेरे पास ये प्लांट बच गया है, इसको फिर मैंने टिश्यू में लपेट के फ्रिज में रख दिया। ये 1 महीने तक खराब नहीं होता इसी फॉर्म में। जो हम जेल निकाल के रख लेते हैं ना, जो इसको कुदरती से इसके कवर से दूर कर देते, फिर जेल में फंगस आ जाती है।
सही, ठीक जो है, आप इस निकाल तरह के रख देते हैं जार में किसी हाँ, भी। निकाल के नहीं रखना चाहिए, हमेशा इस तरीके से रखे। देखिए मेरे ना आखिरी पीस बचे तब भी मैं लेके आई हूँ इधर। ठीक है, तो ये एक तकरीबन 17-18 दिन हो गए इसको, मैं लीव इस्तेमाल करती हूँ और फिर इसको अच्छा नहीं, ये बताएं कि कुछ लोग नेचुरल एलोवेरा में लेमन भी डाल के यूज करते हैं फेस के लिए, तो वो ठीक रहता है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? ये देखिए, ये एक और सवाल आपने बहुत अच्छा कर दिया। मैं सिट्रिक में ग्रेप्स किस लिए लेके आई हूँ कि ग्रेप्स भी सिट्रिक हैं। ग्रेप्स हमारी एंटी एजिंग, हमारी स्किन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जो लेमन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं ऑल टाइप स्किन जो आपका लेके आई हूँ ये बिल्कुल। सीरम, तो जो जिनकी स्किन ड्राई है ना, तो वो एकदम से ईचिंग करती है फिर। जो Exactly. लेमन, हाँ जी, जो लेमन का जूस है ना वो ईचिंग करेगा, वो आपकी स्किन को एकदम से एलर्जी हो सकती है इस मौसम में। ठीक है, इस मौसम में एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए आप ग्रेप्स नहीं है तो आप जो सेब होता है, आजकल जो सेब आया हुआ है छोटे वाला, ठीक है। जो रस वाला सेब है, तो उसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं सिट्रिक की जगह पे। बस आप लगा के रखें तो इंशाल्लाह ये ना तो ये है कि कोई चिपचिप करे। देखिए जैसे मैंने लगाया हुआ है, कोई और चिपचिप दिन में जितनी मर्तबा भी आप लगाओ कोई भी इसका इशू नहीं नहीं। मर्जबा इसका, ये सिर्फ। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा, कमेंट बॉक्स से भर जाएगा, मैं एडवांस में जवाब दे देती हूँ कि कितने दिन रख सकते हैं ये। क्योंकि फ्रेश है, फ्रिज में रख के आप इसको 5 से 6 दिन चला सकते हैं। अदरवाइज ये है कि अगर आप किचन में या अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखे तो सिर्फ 2 से 3। अच्छा नईमा, हमारे साथ एक कॉलर है सादिया इस्लामाबाद से। सादिया अपना सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं स्किन पे कोई भी चीज यूज करती हूँ तो मुझे फौरन से वो पिंपल आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जो मैं डेली रूटीन में यूज कर सकूं। ठीक हो गया सादिया। जी नईमा आपा, देखें जो इन्होंने कहा ना पिंपल आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये लेमन का जो जूस है ना, इसीलिए मैंने, ये बहुत माइल्ड है। ठीक, लेमन का, सॉरी कह रही हूँ, ग्रेप्स का जो जूस है बहुत ही माइल्ड है। ये आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा और जो एक्नी आ गई है उसको भी ये खत्म करेगा। लेकिन फिर भी मैं ये सेफ है इनके लिए, इनकी स्किन के लिए लगा सकते हैं, लेकिन फिर मैं इनके लिए बता देती हूँ कि क्योंकि ये कह रही है कि एक्नी आ जाती है फौरन से। एक्नी के लिए क्या करें, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी एक पिंच मुल्तानी मिट्टी डाल सकती है, लेकिन फिर आपको वो वॉश करना पड़ेगा। इतनी सी बात है कि आपको फिर ये सीरम जो है आधा घंटा लगा के आपको वॉश करना पड़ेगा। इस फॉर्म में लगाएंगी तो आप लगाइए। अच्छा नईमा, एक और सवाल को भी एड्रेस कीजिएगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं जो एस्थेटिक्स का काम करते हैं, महंगी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करते हैं, वो इसकी हौसला शिकनी भी करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जो घरेलू टोटके हैं इनको अपनाइए, इनको अपनाने से आपकी जिल्द खराब होगी, आपको लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स नहीं होंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी को भी मैं बुरा नहीं कहती, हर किसी का अपना एक फील्ड है, लेकिन कि अगर आप सस्ते में वही काम कर रहे हैं और एक साहब जो है वो महंगे में, आप दोनों ही बैठे हुए होस्ट इधर, एक महंगा वही काम महंगा करके दे रहा है, एक सस्ता करके दे रहा है, तो डेफिनेटली वो जो सस्ता काम और अच्छा काम करके देगा तो उसके बारे में यही कहा जाएगा। बिल्कुल आपने नईमा सही कहा। जाहिर है वो ये होगा कि जो नेचुरल चीज होगी वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाएगी और जो कॉस्टली होगा वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, लेकिन बाद में ये होता है कि आपकी स्किन जल भी जाती है। कुछ जाहिर क्रीमें तो क्रीमें ही होती हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ एक कॉल ले लेते हैं। आशी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। जी सवाल कीजिएगा, आपको आवाज आ रही है? सवाल कीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी जी सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मेरा सलाम। सवाल ये है कि मेरे ना चेहरे पे कोई भी चीज यूज करती है ना, बहुत जल्दी पिंपल आ जाते हैं। और मेरा जैसे ये बरसात का मौसम आता है ना, मेरा रंग जो है बहुत डल हो जाता है। ठीक हो गया जी नहीं मैम, इनका रंग बहुत ज्यादा डल हो जाता है। मतलब अक्सर हम देखते हैं ना, जैसे सर्दियां आती हैं तो हाथ पाँव का कलर भी काला हो जाना। के मौसम में वो कह रही हैं। हाँ, तो इनका बरसात के मौसम में ज्यादा इस तरह से इफेक्ट होता है, तो क्या करना चाहिए इनको? ये देखिए ना, मैं बहुत सोच समझ के आप लोगों के इस सेगमेंट ये सीरम ले गए, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो यही होते हैं कि इस मौसम में किसी की स्किन डिस्कलरेशन, किसी की पिगमेंटेशन है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, रंग खराब हो रहा है, क्योंकि इसमें एक तो पानी नहीं पिया जा रहा, स्किन हाइड्रेट नहीं रखी जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से स्किन फिर डबल टोन हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम इस मौसम में अपनी कोई मास्क, कोई एक्ने, देखिए अपनी स्किन की आप केयर करेंगे तो वो अच्छी रहेगी। अदरवाइज देखिए 1% 2% लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जिनको अल्लाह ताला ने कोलेजन जो है वो बहुत ही ज्यादा देके भेजा हुआ है कि उनको धूप से भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दिमाग देके भेजा हुआ है कि हम इसको यूटिलाइज करें ना, इसके जरिए स्किन। एक और भी कॉलर नईमा हमारे साथ मौजूद है, आसिम कराची से। जी आसिम, अपना सवाल कीजिए।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मैडम से ये है कि स्किन जो है ना वो बहुत ऑयली है और थोड़ी सी देर बाद मतलब मुंह धोएं तो आधा एक घंटे के बाद वापस जो है स्किन पे बहुत ऑयल, खास तौर पे नाक के आसपास ऑयल आ जाता है, तो क्या किया जाए कि कम से कम ऑयल ना आए? ठीक हो गया आसिम, थैंक यू सो मच। ऑयली स्किन के हवाले से भी नाइम ऑयली कुछ स्किन बताइए। के, हाँ जी मैंने क्वेश्चन सुन लिया। इनके लिए स्पेशल ये है कि जब ये फेस वॉश करते हैं ना, तो उसके अंदर जब लास्ट जो भी इनका होता है पानी, या हाथ के अंदर ही थोड़ा सा 1 पिंच, या क्या कहते हैं इसको, पिसी हुई फटकड़ी हो या नॉर्मल फटकड़ी को थोड़ा सा घोल के आखिर में मुंह पे डाल लें। अगर फटकड़ी नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ लोगों को ये सॉल्ट सूट इसलिए नहीं करता, वो कहते हैं कि हमारी स्किन पे ना इचिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन बहुत बेस्ट है, वो 1% लोग होते हैं। तो इनके लिए मशवरा मेरा ये है कि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वो चंद कतरे आखिर के पानी में हाथ में डाल के वो फेस के ऊपर डालें, इंशाल्लाह कम से कम 4 से, अगर इनकी बहुत टू मच ऑयली स्किन है और जो तो ये सेंसिटिव वाले हैं, अगर सेंसिटिव स्किन हो तो फिर वो भी ये कर सकते हैं? हाँ सेंसिटिव स्किन वाले भी कर सकते हैं। ठीक हो गया नाइमा, थैंक यू सो मच। actually- इंशाल्लाह आपसे फिर भी इस टॉपिक के ऊपर गपशप होगी, गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन और ज़ात। अब सेहत के हवाले से एक और सेगमेंट है। एक सेगमेंट तो आप देख चुके हैं जो कि ब्यूटी के हवाले से था, अब सेहत के हवाले से है, क्योंकि सेहत भी बहुत लाजमी है। और पाकिस्तान में शुगर के जो मसले मसाइल हैं ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें भी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। एक तो ये है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको क्या बताते हैं, दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको कहते हैं ग्रेन छोड़ दें, कुछ इस तरह की चीज़ें छोड़ दें, वीट छोड़ दें, या फिर बहुत सारी चीज़ें। GPS के फार्मूलेज हैं हमारे सामने, तो आपको ये खतरा नहीं होगा, ये इंसुलिन नहीं लगानी पड़ेगी। इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे और इसका हल जाने की कोशिश आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर्स आपको हसनैन हमेशा की तरह बताएंगे। 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624946। सही। डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप मेडिकलिस्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर जुनैरा यही बताएं, जैसे इब्तिदा में हमने बात की कि हमने टाइप 1 देखी, टाइप 2 देखी, बहुत सारी देखी, लेकिन असल वजह जो आम पब्लिक का सवाल है कि डायबिटीज़ शुरू कहाँ से होती है, क्या चीनी ही खाने से होती है? ओके, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, डायबिटीज़ होती नहीं है चीनी खाने से। डायबिटीज़ होने के अंदर जो 3 मेन फैक्टर्स हैं, उसके अंदर एक है आपका वज़न, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना चांस होता है डायबिटीज़ का। नंबर 2 इज़ योर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से यही मुराद है कि आप सेडेंट्री हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, लेज़ी लाइफस्टाइल है। तो ये जो तीनों हैं, एक्सरसाइज, डाइट एंड जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स मीन कि आपकी फैमिली में टेंडेंसी हाँ है। सो डायबिटीज़ होती इन फैक्टर्स की वजह से है, बट यस शुगर का रोल बाद में आता है। जब डायबिटीज़ हो गई है तो उसको कंट्रोल करने में शुगर या ग्लूकोज का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा जुनैरा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे पास आते रहते हैं और वो ये क्लेम भी करते हैं कि शुगर इंडस्ट्री या फिर जिस तरह हम इंसुलिन की बात करें, ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री हो चुकी है और ये आपको उससे निकलने नहीं देते। बहुत सारे लोग GPS का फार्मूला बताते हैं जिसमें आपको ग्रेन्स, पोटैटो और शुगर छोड़नी पड़ती है और आप इंसुलिन से जान छुड़ा लेते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। सो क्या वो प्रोसेस ठीक है या जो हम आपकी हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो ठीक है? नहीं, सो अभी कुछ सालों पहले तक तो यही होता था कि डायबिटीज़ मतलब एक्सपर्ट्स यही कहते थे डायबिटीज़ हो गई है तो इट इज़ देयर टू स्टे। अभी भी काफ़ी अभी भी काफ़ी हद तक वो सही है, लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि अगर आपकी डायबिटीज़ फ्रेश है, 5 साल से कम उम्र में है, तो उसके बाद अगर आप स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल चेंज करें, वज़न बहुत ज़्यादा कम करें, तो चांसेस हैं कि रिमिशन में जा सकती है। अच्छा डॉक्टर जुनैरा, मुझे ये बताएं, जो आपने पिछले सवाल के जवाब में भी एक्सरसाइज का कहा और अभी भी आपने कहा कि लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। एक इंसान है, वो सारा दिन मजदूरी करता है, फील्ड में रहता है, फिर उसके बावजूद वो एक्सरसाइज तो उसकी ऑटोमेटिकली हो रही है, उसको भी शुगर है, तो फिर ये क्या सिस्टम हुआ? ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज पेशेंट भी यही आके कहता है, आंटी कहती है मैं सारा दिन किचन में खड़ी हुई हूँ, तो एग्जैक्टली, बट दैट्स नॉट एक्सरसाइज ना। सो एक्सरसाइज बाय डेफिनेशन मीन्स ऐसी एक्सर्शन
जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाए, आपको पसीना आए, दैट इज एक्सरसाइज। आहिस्ता तो आप बेशक, और एक्सरसाइज को भी एक्सरसाइज की नीयत से किया जाए, ये नहीं कि आप एक्सरसाइज करने गए तो आपने हैंड फ्री लगा लिए, Exactly. या फिर जो मजदूर जा रहा है तो वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो तो उसकी नीयत ये है कि मैंने मजदूरी करनी है और पैसे कमाने। वाकई उसने किया है, लेकिन फिर मजदूर आके अगर 3 रोटियां खा लेगा, गंदम में बहुत शुगर होती है, तो वो फिर कोई फायदा तो ना हुआ ना। सो ऑफ कोर्स देयर हैज टू बी अ बैलेंस कि आपने कितनी एक्सरसाइज की, फिर आपने उसके बाद अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना रखा। आपका क्वेश्चन मुझसे मिस, आई एम गोइंग टू आंसर दैट कि नो, ये ग्रेन्स या परहेज करना वो हेल्प करता है डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, लेकिन प्राइमरीली आपको अपने डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ फॉलो करनी पड़ती हैं, बिकॉज डायबिटीज़ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, वो जो मैंने पहले थोड़ी सी बात की रिमिशन, उसको अगर आप छोड़ दें वो रहती है, क्योर नहीं हो सकती, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मीन्स कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल, शुगर इनटेक कम, वही सारी चीज़ें, तो वो खुद ब खुद आपको तंग ही नहीं करेगी। किन चीज़ों से अवॉइड किया जा सकता है शुगर वाले पेशेंट्स को? ओके, सो शुगर, किन मेन चीज़ों में जो शुगर है ना, एक तो पब्लिक को समझना है कि चीनी तो है ही, गंदम, लाइक आई सेड, अब वो भी मरीज कहता है कि हमारे तो खेतों से गंदम आती है, चाहे वो जितनी मर्जी खालिस हो, गंदम हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर। अगर आप एक बड़ी चपाती खाते हैं तो आप इस तरह करें, उसमें कोई 5 छोटी चम्मच चीनी के बराबर हिसाब होता है, ठीक है। सो यू हैव टू, नंबर 2 इज मैदा, एनीथिंग दैट इज मैदा तो चीनी है बस, व्हिच मीन्स सारा आपका बेकरी प्रोडक्ट्स, आपका बर्गर्स, पिज्जाज, हर वो चीज, नान, फूड जितने भी हैं उससे हर भी वो हो सकती चीज है। जिसमें मैदा है, मैदा इज द वर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल निकालना है। अब जैसे लोग शुगर फ्री बिस्किट्स खा लेते हैं, अब आपने 5 बिस्किट खा लिए, वो है तो शुगर फ्री बट वो बना तो मैदे का ही है ना, तो आपकी बॉडी में जाके शुगर ही बनाएगा इवेंचुअली। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये भी बताइएगा ज़नारा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको शुगर नहीं होती लेकिन वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, किसी ने शुगर छोड़ दिया चाय में, और बहुत सारे लोग ये रोटी छोड़ देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, गंदम की बात कर रहा हूँ। सो उनके लिए भी ठीक है, या जिनको नहीं है वो अगर अपने नॉर्मल रूटीन में खाते हैं, सारी ज़िंदगी से खाते आए तो खाते रहें? ठीक है, वो टॉपिक तो नहीं है अभी आज का, लेकिन डायबिटीज़ के अलावा अब तो ओबेसिटी, मोटापा, उस पर हम आई गेस किसी और दिन बात करेंगे, वो भी एक उसको साइंटिस्ट ने कह दिया कि वो भी एक बीमारी है, राइट। तो यस, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ कि आप मैदा खाएं, मैं तो बहुत एंटी मैदा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि वो आपका वजन बढ़ाएगा और मोटापे के बाद फिर डायबिटीज़ क्या, तो हार्ट। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा ऑर्गन होता है आपके जिस्म में? सबसे ज़्यादा सब होते आपका गुर्दे, अच्छा, आपकी आँखें, हमारी जो नर्व्स होती हैं जो सेंसेशंस करती हैं वो, और हार्ट, ये 4 हैं। सबसे ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट सब कुछ ही होता है। अनकंट्रोल डायबिटिक्स में हार्ट डिजीज़ भी कॉमन है, गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं, नज़र ख़राब हो जाती है, तो ये 4 चीज़ें साथ साथ ही रहेंगी अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो। ठीक। और ये जो स्पेशली अगर गंदम की बात की जाए, वो प्रोसेस्ड होती है जिसमें आप मैदे की बात कर रही हैं, लेकिन एक वो है जो जिसको हम चक्की का आटा कहते हैं, ठीक है, होल व्हीट, उसके क्या असरात होते हैं? अगर वो हम यूज़ कर लें तो उसमें शुगर कम होती है या उसमें भी इतनी ही मिकदार होती है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वही मैंने कहा ना, गंदम चाहे जितनी मर्जी खालिस हो, गंदम के अंदर शुगर बन जाती है जिस्म में जाके। तो आप ज़ाहिर है बंद तो नहीं करेंगे, वो हमारा स्टेपल है, खाना है, तो क्या रूटीन होनी चाहिए फिर? क्वांटिटी कम होनी चाहिए ना। अच्छा। छोटी सी चपाती खाएं। अब जैसे अगर पेशावर के मरीज आते हैं, वो बड़ा मसला होता है बिकॉज उनको आदत है बड़ी रोटियां खाने की। हाँ, तो वो कहता है यही है कि मैंने 1 रोटी खाई है, लेकिन हिसाब होता है कि उसमें कितना गंदम गया है। सो पोर्शन कंट्रोल करें ना, छोटी चपाती खाएं, पेट को भरे विद सैलड्स, वो बेस्ट है। खाने से पहले अपना पेट ही भरना है तो सलाद से भरें। दालें, अच्छा आप कह रहे थे ग्रेन्स तो अच्छे होते हैं, ग्रेन अच्छे होते हैं, लेकिन वो एक शख्स हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा जी कि हमारा फार्मूला है ग्रेन, पोटैटो एंड शुगर, इनको आप छोड़ दें, और शायद उनमें ग्रेन में शायद वो गंदम की बात कर रहे हो, गंदम कहना चाह रहे हो, में शामिल किया जाता है इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं, अब जिस तरह के मेरा, गजल का, हम सब का,
एक लाइफस्टाइल है जिसमें गंदम है शामिल है, उसको हम निकाल नहीं सके अनफॉर्चुनेटली, हमारी आधी उम्रें तो गुजर चुकी हैं। सो अब किस तरह से हम एकदम से शिफ्ट हो सकते हैं? दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। सो जो हम जनरली एडवाइस पेशेंट्स को देते हैं, बिकॉज पाकिस्तानियों को जाहिर है जब तक वो रोटी ना हो, पेट भरे ना, इज टू मिक्स योर ग्रेन्स। डॉक्टर सॉरी टू कट यू, यहीं से स्टार्ट करेंगे। गुलाम सिद्दीकी कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, अपना सवाल कीजिएगा जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने मुझे ये मालूम करना है कि मैं शुगर चेक करवाता हूँ ना, तो तकरीबन रैंडम जो है वो मेरी तकरीबन 140 130 तकरीबन मेरी लो ही रहती है, जो फास्टिंग और रैंडम कराते हैं। जब HbA1c कराते हैं तो तकरीबन वो 6.1 आता है। तो क्या ये ऐसे ये शुगर में आता है या क्या ये होता है, मतलब ये जी ठीक है, जवाब सुनिए। जी नहीं, HbA1c बहुत अच्छा प्रिडिक्टर है ये देखने के लिए कि शुगर डायबिटीज़ है कि नहीं। तो 6.1 जो है ये प्री डायबिटीज़ की रेंज में आता है। 5.7 से लेके 6.5 तक के बीच में प्री डायबिटीज़, जिसका मतलब है कि आप रिस्क पे हैं और यही टाइम है कि आप सख्त परहेज शुरू कर दें, गंदम कम कर दें, मैदा बंद कर दें। अभी से ये इंसुलिन शुरू कर सकते हैं? नो, नॉट अभी तो है ही नहीं। दिस इज नॉट डायबिटीज, दिस इज प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज हम वही कहते हैं कि ये पेशेंट उस तरफ जा रहा है। अगर आप अपना एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खुराक का परहेज नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली आपको डायबिटीज। और ये मेडिसिन से कंट्रोल हो जाएगा? नो, आइडियली इट शुड बी कंट्रोल्ड विद लाइफस्टाइल। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खवातीन उज़ात डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि हमें डायबिटीज़ के हवाले से बता और काफ़ी डिटेल में इन्होंने आज हमारे सवालात के जवाब दिए। खवातीन उज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं हमारा ख़त्म। मुझे गज़ल शुक्र, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।